हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम साइंस के बायोलॉजी पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, दैट इज द यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। इस टॉपिक में हम हमारे एनवायरमेंट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जो हमारे बॉडी में एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम एंड ईस्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी जानेंगे, एग्जाम्पल फंगी एंड क्लॉस्ट्रिडियम। ऐसे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी है और यूजफुल भी है। वो इस चैप्टर के एंड में एक चार्ट में आपको दिया है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो माइक्रोब्स को जानेंगे। पहला है लैक्टोबैसिलाई, दूसरा है राइजोबियम। और इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, लैक्टोबैसिलाई और राइजोबियम। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के ऊपर क्वेश्चन हर साल आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। माइक्रोब्स एक स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है विच वी कैन नॉट सी आवर आई, वी कैन नॉट सीन विथ आवर नेकेड आई। उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए हमें सिंपल माइक्रोस्कोप एंड समटाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो सबसे पहले जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है वो है लैक्टोबैसिलाई। स्मीयर अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड, स्टेन इट विथ अ मिथिलीन ब्लू एंड पुट अ कवर स्लिप ओवर इट। आपको कहता है आप एक बटर मिल्क का एक ड्रॉप ले लीजिए, जिसे आप मक्खन कहते हैं, दही, उसको एक स्लाइड के ऊपर, कांच के पीस ऑफ के ऊपर उसके ड्रॉप लेकर उसमें मिथिलीन ब्लू कलर का इंडिकेटर आप डालिए और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाकर उसको माइक्रोस्कोप के 10x लेंस, माइक्रोस्कोप में बेटा ना ये लेंस का यूनिट दिया हुआ है, 10x लेंस में आप देखेंगे तो आपको 10x से लेकर 60x ये रेंज होता है माइक्रोस्कोप के लेंस का। तो आप 10x से 60x के रेंज में कोई भी लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ ऐसा वहां पर ऑब्जर्व होगा, पिंक कलर का रॉड शेप। यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, दे आर लैक्टोबैसिलाई, और इसे ही हम लैक्टोबैसिलाई कहते हैं। लैक्टोबैसिलाई आर एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है बेटा? एनारोबिक एक कंडीशन है जहां पर ऐसे बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, जैसे कई फीट नीचे सॉइल के अंदर, वहां तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं सकता, तो पर फिर भी वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। एनारोबिक बेटा कंडीशन है, दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए ये जो लैक्टोबैसिलाई है ये अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो अपना जीवन वहां पे सरवाइव कर सकता है, वो जी सकता है। इसके लिए लैक्टोबैसिलाई को एनारोबिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूएस में आ सकता है बेटा, याद रखना। और जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा उसे बोलेंगे एरोबिक, उसे कहते हैं एरोबिक। और जो बिना ऑक्सीजन के जीता है एनारोबिक। तो हम किस में आते हैं? एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? आप मुझे इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिएगा, और या तो इस के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म एरोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
लैक्टोबैसिलाई तो बेटा एनारोबिक है, ये आपको याद रखना है फिलहाल। आइए, द लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट लैक्टोज। अब ये बैक्टीरिया आप जानते हो सर ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, बट कैसे बेटा, ये क्या करता है कि हमारे लिए इतना यूजफुल है? पढ़ते हैं। द लैक्टोबैसिलाई कन्वर्ट द लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क। हमारे मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है लैक्टोज। ये लैक्टोज एक शुगर है जो दूध में प्रेजेंट होता है, और इस लैक्टोज को जो लैक्टोबैसिलाई है कन्वर्ट करता है किसमें? इनटू लैक्टिक एसिड। इनटू लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन कौन करता है? लैक्टोबैसिलाई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ रिजल्ट पीएच ऑफ मिल्क डिक्रीजेज कॉजिंग कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है बेटा इकट्ठा करना, उसको एकजुट करना। देखो हमारा मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी उसके जो प्रोटीन है आपस में अलग अलग रहते हैं। तो जैसे ही लैक्टोबैसिलाई इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है तो क्या होता है? मिल्क का जो पीएच लेवल है इसे हम कहते हैं बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसे हम कहते हैं बाइंडिंग ऑफ पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। ये मिल्क का जो पीएच है बेटा ये डिक्रीज होगा, जिससे कि मिल्क के अंदर के जो प्रोटीन है वो आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। और कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, मिल्क के अंदर का प्रोटीन आपस में कोएगुलेट हो जाएगा। तभी देखो दूध से दही बनता है तो दही थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, गाढ़ा गठ होता है, जैसे सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली दूध से दही, देखो दूध पूरा लिक्विड है लेकिन दही सेमी सॉलिड हो जाता है। कैसे? सिंपल है सर, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन के कारण हमारे मिल्क प्रोटीन का कोएगुलेशन हो जाता है, यानी कि वो आपस में उसके प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं। मिल्क का पीएच लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मिल्क है वो दही में और कर्ड में या बटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। दस मिल्क प्रोटीन आर सेपरेट फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क। दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन मिल्क चेंज इनटू योगर्ट। योगर्ट यानी आपका दही बेटा, हाँ, और इस तरीके से दूध का से दही बन जाता है, मिल्क चेंज इनटू योगर्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। योगर्ट हैज द स्पेसिफिक सोर टेस्ट। देखो दही खट्टा होता है, सोर टेस्ट यानी खट्टा, ड्यू टू लैक्टिक एसिड। हाँ, ये एमसीक्यू में पूछेगा, योगर्ट हैज अ स्पेसिफिक सोर टेस्ट ड्यू टू डैश, ड्यू टू डैश। चलो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, आप चाहो तो अंडरलाइन कर लो। तो किसके कारण दही में खट्टापन आता है? तो आप कहना सर लैक्टिक एसिड के कारण दही में खट्टापन आ जाता है। अवर कर्ड बिकम सोर टेस्ट। द लो पीएच डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क। अच्छा, अब दूध के अंदर देखो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अच्छी बैक्टीरिया है तो बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जैसे ही ये लैक्टोबैसिलाई दूध का पीएच कम कर देता है तो लो पीएच क्या होगा? मिल्क का अगर पीएच लो हो गया तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देगा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो प्रेजेंट होते हैं मिल्क में। समझ में आया बेटा क्या कहा? कि जो भी पीएच लेवल है अगर दूध का कम हो जाएगा तो उसके अंदर के हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाएंगे। सिंपल, आपके सिंपल लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। ओके, नाउ यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। यूज योर ब्रेन पावर। लेट्स टेक, व्हाई डू डॉक्टर एडवाइज यू टू हैव अ योगर्ट और बटर मिल्क इफ यू हैव इंजेक्शन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट? ये क्वेश्चन ना मदर मेरी के बच्चों को लास्ट ईयर पूछा था कि क्यों डॉक्टर दही खाने का आपको एडवाइस देते हैं कि भैया दही खाओ जब भी आपका खाना प्रॉपर नहीं है, आपके पेट में दर्द होता है। क्योंकि दही के अंदर लैक्टोबैसिलाई नाम का, एक्चुअली क्या होता है बेटा, हमारे बटर मिल्क में, योगर्ट में लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लैक्टोबैसिलाई है वो लैक्टिक एसिड कन्वर्ट कर देता है, जिसमें कि उसके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बचे रहते हैं। तो वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जाके हमारे
एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को करेक्ट कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप दही और ये खाइए। समटाइम योगर्ट बिकम बिटर एंड फोर्स अप। व्हाई डज दिस हैपन? कभी कभी दही ज्यादा खट्टी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? बेटा देखो, फर्मेंटेशन होता है, आप जानते हैं दूध का दही बनना ही फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, अगर आपने उस दही, दूध से जो दही बन गया और उसको आपने यूज में नहीं लाया और उसको ऐसे ही रखा, तो उसमें फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कंटिन्यू चलते रहती है। और ये फर्मेंटेशन के कंटिन्यू फर्मेंटेशन के कारण बेटा उसके अंदर ना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उस दूध के अंदर। तो ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने के कारण उसका जो टेस्ट है बेटा वो और बीटर हो जाता है, कड़वा लगने लगता है। दही तो खट्टी होती है लेकिन कुछ समय बाद वो कड़वी लगने लगती है। तो क्योंकि उसके अंदर फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो जरूरत से ज्यादा हो गया है, इस कारण से। विच बटर मिल्क प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड एट होम बाय फर्मेंटेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम यानी कि मलाई। दूध से मलाई को से दूध के मलाई से हम और कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट बना सकते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से। जैसे देखो, चीज बनता है, बटर बनता है, कर्ड बनता है, घी भी मम्मी बनाती होगी ना घर में, आप लोगों ने जानते हो, मेरी मम्मी तो बनाती है। ठीक है, जोक्स अपार्ट। व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट एंड अदर फूड स्टफ दैट आर पॉपुलर टुडे। अमूल का आप लोग देखोगे आजकल टीवी में भी ऐड आता है दही बेचने का। उनका दही का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम उन्होंने प्रोबायोटिक दिया हुआ है। तो वो भी एक दही होता है, उसको एक कमर्शियल लेवल पे यूज करने के लिए उसे हम प्रोबायोटिक योगर्ट भी कहते हैं। ये जो प्रोबायोटिक योगर्ट होता है ना बेटा, ये क्या करता है कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टोबैसिला आर एडेड टू दिस ईटेबल्स। जितने भी खाने की चीजें होती हैं उसके अंदर हम लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि वो यूजफुल है, हमारे बॉडी को के लिए अच्छा है। सच ईटेबल आर हेल्दी बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। और ऐसे आप अगर फूड स्टफ खाओगे ना, ऐसे ईडेबल फूड स्टफ आप खाओगे जिसमें लैक्टोबैसिला पाया जाएगा, तो वो आपको हेल्दी रखेगा क्योंकि वो आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देगा। हार्मफुल बैक्टीरिया यानी कि क्लॉस्ट्रीडियम इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपका पता है ना, जो फूड पाइप जिसको बोलते हैं, फूड पाइप से लेके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनएस, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही है। एंड हेल्प टू इंप्रूव एंड आवर इम्यूनिटी। हमारे इम्यूनिटी को भी इंप्रूव कर देता है बेटा, याद रखना, ये एमसीक्यूएस में भी पूछ सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है यूजेस ऑफ बैसिलाई। ये हर साल, चाहे वो सेंट एलोसियस के बच्चे हों, मदर मेरी के बच्चे हों, ब्लूमिंग बर्ड के बच्चे हों, हर साल 2 मार्क्स के लिए यूज ऑफ लैक्टोबैसिलाई पूछा जाता है। इसमें से आप कोई भी 4 यूज लिख देना। 2 मार्क्स है तो हाफ मार्क्स फॉर ईच यूज। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड एसेट्रा कैन बी ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। तो पहला हो गया, अगर आपको मिल्क को फर्मेंटेट करना है तो आपको लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल करना ही होगा। अगर आप दूध को फाड़ना चाहते हैं, फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ाना या फाड़ना। अगर आप दूध को खराब करके, फर्मेंटेशन करके उसका कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, चाहे दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, घी हो, हाँ बटर हो, तो श्रीखंड हो, आपको लैक्टोबैसिलाई का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला तो ये हो गया कि मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट हैं बेटा वो लैक्टोबैसिलस के बिना नहीं बन सकते, इतना याद रख लो आप। लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन इज यूजफुल फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ईडर। ईडर समझते हो आप, वो घास जो खाते हैं, कोकोआ, पिकल ऑफ वेजिटेबल, कोकोआ एप्पल जूस जिसे हम कहते हैं। ईडर में अल्कोहल का इस्तेमाल करने के लिए भी इसका यूज करते हैं लैक्टोबैसिलस का। पिकल यानी कि अचार, वेजिटेबल्स के अचार बनते हैं ना बेटा, उसमें भी लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लैक्टोबैसिलाई एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर आर यूज्ड टू ट्रीट द एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। अभी मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर भी हमें रेकमेंड करते हैं कि लैक्टोबैसिलाई से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है आप उसका इंटेक कीजिए बॉडी में, उसको खाइए, तो आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ट्रीट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
लिविंग फूडर ऑफर टू डोमेस्टिक कैटल लाइक काउज एंड बफेलो इज फूडर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई। अच्छा, जो भी हमारे एनिमल्स, जो हम घरेलू बोलते हैं ना, जिसको डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको हम जो भी खाना देते हैं और उनसे जो भी बचा हुआ है उनके खाने का, उसको भी हम फर्मेंटेट करके लैक्टोबैसिलाई की तरह उससे भी हम खाद बना सकते हैं। द लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक द वाइन। ठीक है, जिसे आप जाने दीजिए, वाइन काफी है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एंड सम टाइप ऑफ ब्रेड भी बनाने के लिए इस लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल किया जाता है। सो आई होप आपको ये लैक्टोबैसिलाई के ऊपर कोई डाउट नहीं होगा। आपको लैक्टोबैसिलाई फर्मेंटेशन सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, राइजोबियम, जिसे हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है बेटा लेन देन करना। मतलब जैसे कि आप किसी को अपने आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, जैसे रेसेस में आपने उसे खाने के लिए कुछ दे दिया, आपने अपना डब्बा उसके साथ, आपने सपोज ऑमलेट लाया था, आपने उसके साथ ऑमलेट पाव शेयर किया, तो उसने भी बदले में आपके साथ पनीर भुर्जी शेयर की। तो ये क्या हो गया? ये एक सिम्बायोटिक कंडीशन होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो गिव एंड टेक करते हैं, कुछ लेने के बदले में आपको कुछ देंगे भी, तो ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहा जाता है। एग्जाम्पल, राइजोबियम। राइजोबियम को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है, यूजफुल है बेटा, लेकिन वो जब तक आपसे कुछ लेगा नहीं, आपको कुछ देगा भी नहीं। सिंपल। तो ये जो चार्ट है, ये एक आपको ना एक्सपेरिमेंट करने बोला है कि आप कैसे राइजोबियम को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हालांकि ये मुझे लगता है कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल में कराया जाएगा, और अगर नहीं भी किया गया वहां पर, तो डोंट वरी, हमारा जब भी क्लासेस ओपन होगा हम जरूर इसको परफॉर्म करेंगे। मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करता हूं आपके साथ। जनरली जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये रूट में पाए जाते हैं। किसके रूट में? नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट टू ऑब्टेन दिस बैक्टीरिया। यानी राइजोबियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट एट द रूट नोड्यूल, रूट के टिप पर। रूट के टिप पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, पर हर प्लांट के रूट में नहीं मिलेगा बेटा। जैसे लैक्टोबैसिलाई दूध में मिलता है, तो राइजोबिया प्लांट के रूट में मिलेगा। लेकिन कौन से प्लांट पे? लेग्यूमिनस प्लांट। ये आपको याद रखना है, राइजोबियम सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के टिप पर मिलता है। उस टिप को कहते हैं नोड्यूल, उस टिप को कहते हैं नोड्यूल। जैसे ये आपका ये रूट हो गया, ठीक है बेटा, ये सॉइल है ना, ये ऊपर प्लांट ग्रो कर रहा है, ये वाला आपका रूट है। तो इस रूट का ये जो टिप होगा ना बेटा, इसी टिप पे आपको राइजोबियम मिलेगा। आर राइजोबियम बैसिला यूजफुल टू दिस प्लांट और हार्मफुल? ऑब्वियसली यूजफुल ही होता है, हम यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में जो पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है। राइजोबिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल सप्लाई नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड टू द प्लांट। देखो राइजोबिया कहाँ लिविंग करता है, कहाँ रहता है? रूट नोड्यूल पे। अच्छा, लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है? तो मैंने बताया ही नहीं। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जितने भी, जैसे सोयाबीन का प्लांट है आपका, जो ये ग्रीन पी भी जिसे हम कहते हैं, मटर, छेमी, ऐसे प्लांट को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। तो ऐसे प्लांट के, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में राइजोबियम पाया जाता है। और ये क्या करेगा? सप्लाई करेगा प्लांट को। क्या क्या सप्लाई करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा। राइजोबिया सप्लाई डैश 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 टू द प्लांट। राइजोबिया सप्लाई डैश डैश एंड डैश टू द प्लांट। तो ये आएगा नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमाइनो एसिड। एंड इन द एक्सचेंज, देखा, एक्सचेंज करेगा, ये लेगा, एंड गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम इट। यानी वो प्लांट से क्या लेगा? कार्बोहाइड्रेट। क्यों लेगा? एनर्जी के लिए। अरे बेटा सिंपल सा है, अगर राइजोबिया को प्लांट को नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमाइनो एसिड देना है, और ये कहां से देगा? ये सब इसको सॉइल में मिलेगा ना। तो सॉइल से
एब्जॉर्ब करके प्लांट तक कैसे पहुंचाएगा? उसके पास एनर्जी होना चाहिए ना बेटा, एक काम करने के लिए। तो वो एनर्जी के लिए इस प्लांट से क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट लेगा। क्या लेगा? कार्बोहाइड्रेट, जैसे C6H12O6, C6H12O6, शुगर लेगा। शुगर मतलब उसको एनर्जी वहीं से मिलेगी। तो ये बाकायदा कार्बोहाइड्रेट लेगा कौन? ये राइजोबियम, और बदले में प्लांट को 3 चीजें देगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमाइनो एसिड। कहां से देगा? खरीद के थोड़ी लाएगा, इसी सॉइल में से एब्जॉर्ब करके देगा, और बदले में कार्बोहाइड्रेट लेगा ताकि वो ये काम कंटिन्यू कर सके। तो देखो एक साइकिल चलने लगा ना, यहां से देता है, यहां से लेता है। इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सच अ म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ऐसे रिलेशन को, गिव एंड टेक रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो यानी राइजोबिया क्या करता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमाइनो एसिड देता है, बदले में कार्बोहाइड्रेट लेता है, और इस देने और लेने की प्रक्रिया को सिम्बायोसिस कहा जाता है। राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हाउएवर, फॉर दिस प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन दे नीड लेग्यूमिनस प्लांट लाइक बीन्स, स्वीट पोटैटो, सोयाबीन एसेट्रा एज अ होस्ट। मतलब घर है ये इसका, राइजोबिया का ये होस्ट मतलब इसी प्लांट के रूट पे आके बैठेगा और क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से देखो, नाइट्राइट में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है, अमीनो एसिड में नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। तो ये सारा नाइट्रोजन कंपाउंड जो एनवायरमेंट में है वो सब ये एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचाएगा। इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। बीन्स एंड पल्स आर रिच इन प्रोटीन ड्यू टू नाइट्रोजनस कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय राइजोबिया। जो बीन्स और पल्सेस होते हैं उसमें प्रोटीन भरपूर हो जाता है क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड है। आपको पता है ना बेटा, अमीनो एसिड से क्या बनता है? अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो जब ये प्लांट को अमीनो एसिड दे रहा है मतलब उनको प्रोटीन दे रहा है और बदले में उनसे कार्बोहाइड्रेट ले रहा है। सिंपल, ठीक है। लास्ट पैसेज है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग द लेग्यूमिनस प्लांट क्रॉप, द लेफ्ट ओवर रूट एंड अदर प्लांट पार्ट्स आर deliberately dumped in a farm soil to maintain the bacterial population। मतलब इसका समझ में आया क्या बोल रहा है? ये कहता है कि जैसे यहां पर हमने, आप इमेजिन कर लो ये प्लांट है, ठीक है, ये इसका रूट है। तो ये क्या करते हैं, जो फार्मर्स जो होते हैं वो इस प्लांट के रूट को टच नहीं करेंगे, इसको सॉइल में रहने देंगे, बल्कि ये ऊपर से इसको इतना कट क्रॉप करके ले जाएंगे। बाकी ये ना जमीन के अंदर इस रूट वाले पार्ट को रहने देते हैं, जिससे कि यहाँ पे राइजोबिया, क्योंकि देखो पूरे प्लांट में राइजोबिया नहीं है, इस प्लांट के रूट में है, और रूट कहाँ है? सॉइल के अंदर। तो उसको सॉइल के अंदर रहने देते हैं, ऊपर से काट के निकालते हैं ताकि राइजोबिया उस जगह पर रहे और अगला प्लांट ग्रो कर सके, अगला प्लांट ग्रो कर सके। द यूज ऑफ राइजोबियम हैज हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड देयर बाय देयर एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, अगर हमारे प्लांट में राइजोबिया है तो वहां पर हमें केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा कॉस्ट भी बच जाता है, हमारे 2 पैसे भी बच जाते हैं, है ना। इट हैज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑन फर्टिलाइजर एंड डज वर्क टू बेनिफिट फॉर द फार्मर। तो राइजोबिया फार्मर्स के लिए उसका एक फ्रेंड है, उसके लिए बहुत बेनिफिट देता है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप आपको आज ये लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जानबूझकर ये चैप्टर 8 लिया है क्योंकि हमें सर्कुलर आया है कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स ओमिट होंगे, तो जो बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इन बिटवीन जो भी फर्स्ट टॉपिक होगा वही आपके एग्जाम्स में आएंगे। इसलिए मैंने बीच बीच में से जो टॉपिक इजी है, स्कोरिंग है और बड़े आसानी से आप इसे समझ सकते हो, वो टॉपिक्स मैंने पहले लिए हैं। हम पहले साइंस के बायोलॉजी पार्ट के 2 चैप्टर खत्म करेंगे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, एंड देन विल आवर मैथ्स तो साइमल्टेनियसली बेटा
चलता रहेगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल दैट आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनी सेल्फ स्टडी को इसी एनर्जेटिक तरीके से करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।